अगले कई दिनों तक मेरी स्थिति अजीब सी रही। रेवा के साथ बिताया एक एक पल मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा था। काश एक बार वह मुझे मिल जाए, फिर कभी उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। रेवा बाथरूम में घुसते ही ठंडे पानी के स्पर्श से सहसा मेरे मुंह से निकल गया, ये जानते हुए भी कि वह घर में नहीं है। आज ही क्यों, पिछले 2 महीनों से नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे युगों का पहाड़ खड़ा हो गया। रेवा का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए अप्रत्याशित था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह उनमें से थी जो पति के घर डोली में आने के बाद लाख जुल्म सहकर भी 4 कंधों पर जाने की तमन्ना रखती है। लेकिन मैं शायद ये भूल गया था कि लगातार ठोकने से लोहे की शक्ल भी बदल जाती है। खैर, उस वक्त में जो आज़ादी चाहता था वह मुझे सहज ही हासिल हो गई थी। श्रुति मेरी सेक्रेटरी थी। उसका सौंदर्य भौर में खिले फूल पर बिखरी ओस की बूंदों सा आकर्षक था। ऑफिस के कामकाजी संभालती वह कब मेरे करीब आ गई पता ही नहीं चला। उसकी अदाओं और नाज नखरों में इतना सम्मोहन था कि उसके अलावा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं था। मेरे लिए रेवा जेठ की धूप थी तो श्रुति वसंती बयार। रेवा के जाने के बाद मेरे साथ साथ घर में भी श्रुति का एकाधिकार हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक पश्चिम से सुरसा की तरह वो बाएं आई आर्थिक मंदी ने मेरी शानदार नौकरी निगल ली। इसके साथ ही मेरे दुर्दिन शुरू हो गए। मैं जिन फूलों की खुशबू से तर रहता था वे सब एक एक कर कैक्टस में बदलने लगे। मैं इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि श्रुति ने तोते की तरह आंखें फेर ली। उसके गिरगिट चरित्र ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मैं था, मेरे साथ थी आर्थिक तंगी में लिपटी मेरी तन्हाई और श्रुति की चकाचौंध में रेवा के साथ की ज्यादतियों का अपराध बोध। रेवा का निस्वार्थ प्रेम, भोलापन और सहज समर्पण रह रहकर मेरी आंखों में कौंधता है। सुबह जागने के साथ बेड टी, बाथरूम में गर्म पानी, डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के साथ अखबार, ऑफिस के वक्त इस्त्री किए हुए कपड़े, पॉलिश किए जूते, व्यवस्थित ब्रीफकेस और इस बीच मुन्नी को भी संभालना। सब कुछ कितनी सहजता से कर लेती थी रेवा। इनमें से कोई भी एक काम ठीक वक्त पर नहीं कर सकता मैं। फिर रेवा अकेली इतना सब कुछ कैसे निपटा लेती थी, मैं सोचकर हैरान हो जाता हूँ। उसने कितने करीने से संवारा था मुझे और मेरे घर को। अपना सब कुछ उसने होम कर दिया था। उसके जाने के बाद यहाँ के चप्पे चप्पे में उसकी उपस्थिति और अपने जीवन में उसकी उपयोगिता का एहसास हो रहा है मुझे। उसे ढूंढने में मैंने रात दिन एक कर दिए। हर ऐसी जगह जहाँ उसके मिलने की जरा भी संभावना हो सकती थी मैं दौड़ता भागता रहा, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। पता नहीं वह कहाँ अदृश्य हो गई। मन के किसी कोने से पुलिस में शिकायत करने की बात उठी, पर इस वाहियात ख्याल को मैंने जरा भी तवज्जो नहीं दी। रेवा को मैं पहले ही खून के आंसू रुला चुका हूँ, उसे हद से ज़्यादा रुस्वा कर चुका हूँ। पुलिस उसके जाने के 100 अर्थ निकालती, इसीलिए अपने स्तर से ही उसे ढूंढने के प्रयास करता रहा। मेरे मस्तिष्क में अचानक बिजली सी कौंधी। रीना रेवा की अतरंग सखी थी। अब तक रीना का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे खुद पर झुंझलाहट होने लगी। जरूर उसी के पास गई होगी रेवा, या उसे पता होगा कि कहाँ गई है वह। अवसाद के घने अंधेरे में आशा की एक किरण ने मेरे भीतर उत्साह भर दिया। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर निकला। फिर भी 10 बज चुके थे। मैं सीधा रीना के पास उसके ऑफिस पहुंचा। मुझे अभी पता चला कि रेवा तुम्हें छोड़कर चली गई। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही बेरुखी से बोली, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी तो बला टल गई। मेरे मुंह से बिल्कुल भी कोई बोल नहीं फूटा। मैं नहीं जानती वह कहाँ है। मालूम होता तो भी तुम्हें हरगिज नहीं बताती।
उसकी आवाज़ से नफरत टपकने लगी। जहाँ भी होगी बेचारी चैन से तो जी लेगी, यहाँ रहती तो घुट घुट कर मर जाती। रीना प्लीज़, मैंने बहुत विनती की, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। श्रुति ने मेरी आंखों में जो आड़े तिरछी रेखाएं खींच दी थी, उनका तिलिस्म टूट चुका है। क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? वह बोली। बहुत काम करना है अभी। रात गहराने के साथ ठिठुरन बढ़ गई थी। ठंडी हवाएं शरीर को छेद रही थी। इनसे बेखबर मैं खुद में खोया बालकनी में बैठा था। बाहर दूर तक कोहरे की चादर फैल चुकी थी और इससे कहीं अधिक घना कोहरा मेरे भीतर पसरा हुआ था, जिसमें मैं डूबता जा रहा था। देर तक बैठा मैं रेवा की याद में कलपता रहा। उसके साथ की ज्यादतियाँ बुरी तरह मेरे मस्तिष्क को मतती रही। जिस ग्लेशियर में मैं दफन होता जा रहा था, उसके आगे शीत की चुभन बोनी साबित हो रही थी। अगले कई दिनों तक मेरी स्थिति अजीब सी रही। रेवा के साथ बिताया एक एक पल मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा था। काश एक बार, सिर्फ एक बार रेवा मुझे मिल जाए, फिर कभी उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। उससे हाथ जोड़कर झोली फैलाकर क्षमा याचना कर लूँगा। वह जैसे चाहेगी मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। उसे इतना प्यार दूंगा कि वह सारे गिले शिकवे भूल जाएगी। उसके हर आंसू को फूल बनाने में जान की बाजी लगा दूंगा। अपनी सारी खुशियाँ उसके हर जख्मों को भरने में होम कर दूंगा। पर इसके लिए रेवा का मिलना निहायत जरूरी था, जो कि संभव होता नजर नहीं आ रहा था। वह भीड़ भाड़ भरा इलाका था। आसपास ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। शाम को वहाँ छुट्टी के वक्त कुछ ज्यादा ही भागम भाग हो जाती थी। एक दिन मैं खुद में खोया धक्के खाता वहाँ से गुजर रहा था कि मेरे निर्जीव से शरीर में करंट सा दौड़ गया। जहाँ मैं था उसके ऐन सामने की बिल्डिंग से रेवा आते दिखाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़कर उसके पास पहुंच जाना चाहता था, पर सड़क पर दौड़ते वाहनों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। लाल बत्ती के बाद वाहनों का काफिला थमा। तब तक वह बस में बैठकर जा चुकी थी। मैंने तेजी से दौड़कर सड़क पार की, पर सिवा अफसोस की कुछ भी हासिल न कर सका। मेरा सिर चकराने लगा। अगले दिन सेकंड सैटरडे था और उसके अगले दिन संडे। इन 2 दिनों की दूरी मेरे लिए आकाश और पाताल के बराबर थी। कुछ सोचता हुआ मैं उसी तेजी से उस ऑफिस में दाखिल हुआ जहाँ से रेवा निकली थी। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। तेज चलती सांसों को नियंत्रित कर मैंने उससे पूछा कि क्या रेवा यही काम करती है। उसने हाँ कहा। तो मैंने रेवा का पता पूछा। उसने अजीब निगाहों से मुझे घूर कर देखा। मैडम प्लीज़, मैंने उससे विनती की। वह मेरी पत्नी है। किन्हीं कारणों से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिससे वह रूठ कर अलग रहने लगी। मैं उससे मिलकर मामले को शांत करना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपस के झगड़े में उस मासूम का बचपन झुलस जाए। आप उसका पता दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिलीव मी, आई एम ऑनेस्ट। मेरा गला भर आया था। वह कुछ पलों तक मेरे बातों में छिपी सच्चाई को तोलती रही। शायद उसे मेरी नेक नियति पर यकीन हो गया था। अतः उसने कागज पर रेवा का पता लिखकर मुझे थमा दिया। मैं हवा में उड़ता वापस आया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में एक ही बात खटक रही थी कि मैं रेवा का सामना कैसे करूँगा। क्या उससे नज़रें मिला सकूँगा? पता नहीं वह मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था। एक बार जो मन में ठान लेती थी, उसे पूरा करके ही दम लेती थी। अगर ऐसा हुआ तो मन के किसी कोने से उठी व्यग्रता मेरे समूचे अस्तित्व को रौंदने लगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता।
मन में घुमड़ते संशय के बादलों को मैंने पूरी शिद्दत से छितराने की कोशिश की। वह पत्नी है मेरी, उसने मुझे दिल की गहराइयों से प्यार किया है। कुछ वक्त के लिए तो वह मुझसे दूर हो सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। उसकी सलोनी सूरत मेरी आंखों में तैरने लगी थी। सुबह उसका पता ढूंढने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। मीडियम क्लास की कॉलोनी में 2 कमरों का साफ सुथरा सा फ्लैट था। आसपास गहरी खामोशी का जाल फैला था। बाहर रखे गमलों में उगे गुलाब के फूलों से रेवा की गंध का मुझे एहसास हो रहा था। रोमांच से भरे मेरे रोए खड़े हो गए थे। आगे बढ़कर मैंने कॉलबेल का बटन दबाया। भीतर गूंजती संगीत की मधुर स्वर लहरियों ने मेरे कानों में रस घोल दिया। कुछ ही पलों में गैलरी में उभरी रेवा के कदमों की आहट को मैं भली भांति पहचान गया। मेरा दिल उछलकर हलक में फंसने लगा था। तुम? मुझे सामने खड़ा देखकर वह बुरी तरह चौंक गई थी। रेवा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हर ऐसी जगह जहाँ तुम मिल सकती थी मैं भटकता रहा। तुमने मुझे सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया। अचानक ही छोड़कर चली आई। अचानक कहाँ? बहुत छटपटाने के बाद तोड़ पाई थी तुम्हारा तिलिस्म। कुछ दिन और रुकती तो जीना मुश्किल हो जाता। तुम तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं। अपनी ओर से तुमने कोई कसर बाकी भी तो नहीं छोड़ी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रेवा। मेरे हाथ स्वतः ही जुड़ गए थे। तुम्हारे साथ जो बदसलूकी की है मैंने, उसकी काफ़ी सज़ा भुगत चुका हूँ। जो हुआ उसे भूलकर प्लीज़ क्षमा कर दो मुझे। लगता है मुझे परेशान करके अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसीलिए अब एक नई बहाना लेकर आए हो। उसकी आवाज़ में कड़वाहट बहुत सारी खुल गई थी। बहुत रुलाया है मुझे तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों ने। अब और नहीं, चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई वास्ता नहीं रखना है तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से। मैं हैरान सा उसकी ओर देखता रहा। तुम्हारी नस नस से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुम्हारा दिया एक एक जख्म मेरे सीने में आज भी हरा है। मुझे प्रायश्चित का एक मौका तो दो रेवा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी बात बीच में काटकर वह बिफर पड़ी। तुम्हारी हर याद को मैं अपने जीवन से खुरच कर फेंक चुकी हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगी? बातचीत का रुख बदलने की गरज से मैं बोला। यह अधिकार तुम बहुत पहले खो चुके हो। मैं काँप कर रह गया। ऐसे हालात तुमने खुद ही पैदा किए हैं आकाश। अपने प्यार को बचाने की मैंने हर संभव कोशिश की थी। अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया, पर तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तक सहन हुआ मैंने सहा। मैं और कितना सहती और झुकती। झुकते झुकते टूटने लगी थी। मैंने अपना हाथ ही बढ़ाया था तुम्हारी ओर, इस उम्मीद से कि तुम टूटने से बचा लोगे, पर तुम तो जैसे मुझे तोड़ने पर ही आमादा बैठे थे। मैं बिल्कुल मौन खड़ा रहा। अफसोस है कि मैं तुम्हें पहचान क्यों न सकी। पहचानती भी कैसे? तुमने शराफत का आवरण जो ओढ़ रखा था, इसी आवरण की चकाचौंध में तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर खुद पर इतराने लगी थी। पर मैं कितनी गलत थी, इसका एहसास शादी के कुछ दिन बाद ही होने लगा था। मैं जैसे जैसे तुम्हें जानती गई, तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा मुखौटा हटता गया। जिस दिन मुखौटा पूरी तरह हटा, मैं हैरान रह गई थी तुम्हारा असली रूप देखकर। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, फिर तुम अक्सर कई दिनों तक गायब रहने लगे। बिजनेस टूर की मजबूरी बताकर तुमने कितनी सहजता से समझा दिया था मुझे। मैं अब भी इसी भ्रम में जीती रही। अगर एक दिन अचानक तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी श्रुति की कमर में बाहें डाल न देख लिया होता, रीना के आग्रह पर
मैं सेमिनार में भाग लेने जिस होटल में गई थी, संयोग से वही तुम्हारे बिजनेस टूर का रहस्य उजागर हो गया था। तुम्हारी बाहों में किसी और को देखकर मैं जैसे आसमान से गिरी थी, पर तुम्हारे चेहरे पर क्षोभ का कोई भाव तक नहीं था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही तुमने वहां मेरी उपस्थिति पर हजारों प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। मैं चाहती तो तुम्हारे हर तर्क का करारा जवाब दे सकती थी, पर तुम्हारी रुसवाई में मुझे मेरी ही हार नजर आती थी। मेरी खामोशी को कमजोरी समझकर तुम और भी मनमानी करने लगे थे। मैं रोती तड़पती तुम्हारे इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदलती और तुम जाम छलकाते हुए दूसरे की बाहों में बंधे होते। वह गुजरा हुआ कल था जिसे मैं कब का भुला चुका हो। मैं बहुत ही मुश्किल से बोल पाया। तुम्हारे लिए सामान्य सी बात हो सकती है, पर मेरा तो सब कुछ दफन हो गया है उस गुजरे हुए कल के नीचे। कैसे भूल जाऊं उन दंशों को जिनकी पीड़ा मैं आज भी सुलग रही हो। याद करो अपनी शादी की सालगिरह का वह दिन जब तुम जल्दी चले गए थे। देर रात तक तुम्हारा इंतजार करती रही मैं। हर आहट पर दौड़ती हुई मैं दरवाजे तक जाती थी। लगता था कहीं आसपास ही हो तो, और जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम लड़खड़ाते हुए आए थे। मैं संभाल कर तुम्हें बेडरूम में ले गई थी। खाने के लिए तुमने इनकार कर दिया था। शायद श्रुति के साथ खाकर आए थे। मैं पलटकर वापस जाना चाहती थी कि तुमने भेड़िए की तरह झपट्टा मारकर मुझे दबोच लिया था। तुम देर तक मुझे नोचते खसोटते रहे थे और मैं तुम्हारी वहशी गिरफ्त में असहाय सी तड़पती रही। तुम्हारी दरिंदगी से मेरा मन भी घायल हो चुका था। बोलो कैसे भूल जाऊं मैं वह सब। बस करो रेवा। कानों पर हाथ रखकर मैं चित्कार कर उठा। मेरे किए गुनाह विसेले सर्प बनकर हर पल मुझे डसते रहे हैं। अब और सहन नहीं होता। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। वादा करता हूँ भविष्य में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। रीना के आग्रह पर मैं सेमिनार में भाग लेने जिस होटल में गई थी, संयोग से वही तुम्हारे बिजनेस टूर का रहस्य उजागर हो गया था। तुम्हारी बाहों में किसी और को देखकर मैं जैसे आसमान से गिरी थी। तुम्हारी हिटलर शाही की वजह से मेरा जीना बिल्कुल हराम हो गया था। उस अंधेरी कोठरी में दम घुटता था मेरा। इसीलिए उससे दूर, बहुत दूर यहाँ आ गई हो, ताकि सुकून के 2 पल जी सको अपनी मर्जी से। तुम पहले ही मुझे इतना छल चुके हो कि अब और गुंजाइश बाकी नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारे लिए मेरी अहमियत उस फूल से अधिक कभी नहीं रही जिसे जब चाहा मसल दिया। तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि बिस्तर से परे भी मेरा कोई वजूद है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरा शरीर भी हार्ड मांस से बना हुआ है जिसके भीतर दिल धड़कता है और जो तुम्हारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करता है। इस बीच रीना ने मेरी बहुत सहायता की, जीने की प्रेरणा दी, कदम कदम पर हौसला बढ़ाया। वह भावनात्मक संबल न देती तो मैं टूट गई होती। अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसने भरपूर साथ दिया। तुमने कभी नहीं चाहा कि मैं नौकरी करूं। इसके लिए तुमने हर संभव कोशिश भी की। अपने बराबर मुझे खड़ी होते देख तुम विचलित होने लगे थे। दरअसल मेरे आंसुओं से तुम्हारा अहम तुष्ट होता था। शायद इसीलिए तुम्हारी कुंठा छटपटाने लगी थी। मुझे अपने सारे जुर्म स्वीकार है। जो चाहे सजा दो मुझे, पर प्लीज अपने घर लौट जाओ। मैं असहाय भाव से गिड़गिड़ाता हुआ रेवा से बोला, कौन सा घर?
वह आपे से बाहर हो गई। ईंट पत्थर की बेजान दीवारों से बना हुआ ढांचा, जहाँ तुम्हारी तुगल की फरमान चलते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही होता था वहाँ। बेडरूम की लोकेशन से लेकर ड्राइंग रूम की सजावट तक सब में तुम्हारी ही मर्जी चलती थी। मुझे किस रंग की साड़ी पहननी है, किचन में कब क्या बनना है, इस सब का निर्णय भी तुम ही लेते थे। वह सब मुझे पसंद है भी या नहीं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं था। मैं टीवी देखने बैठती तो रिमोट तुम झपट लेते। जो कार्यक्रम मुझे पसंद थे उनसे तुम्हें चिढ़ थी। वहाँ दूर दूर तक मुझे अपना अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आता था। हर ओर तुम पसरे हुए थे। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा अस्तित्व सब कुछ तिरोहित हो गया था तुम्हारे विक्षिप्त कुंठाओं में। तुम्हारी हिटलर शाही की वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। उस अंधेरी कोठरी में दम घुटता था मेरा, इसीलिए उससे दूर, बहुत दूर आ गई हूँ, ताकि सुकून के 2 पल जी सको अपनी मर्जी से। अब तुम जो चाहोगी वही होगा वहाँ। तुम्हारी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चलूँगा मैं। तुम्हारे आने के बाद से वह घर खंडहर हो गया है। दीवारें काट खाने को दौड़ती है। बेटी की किलकारियाँ सुनने को मन तरस गया है। उस खंडहर को फिर से घर बना दो रेवा, मेरा गला भर आया था। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लो। उसकी आवाज़ से नफरत टपकने लगी। भौतिक सुख और रासायनिक प्रक्रिया मात्र से कोई बाप कहलाने का हकदार नहीं हो जाता। बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है औलाद के लिए। याद करो उन लम्हों को जब मेरी गर्भवती होने पर तुम गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे कि मेरे गर्भ में तुम्हारा रक्त नहीं, मेरे बोझ का पल रहा है। तुम्हारे दिमाग में गंदगी का अंबार देखकर मैं स्तब्ध रह गई थी। कितनी आसानी से तुमने ये सब कह दिया था, पर मैं भीतर तक घायल हो गई थी तुम्हारी बकवास सुनकर। जी तो चाहा था कि तुम्हारी जबान खींच लो, पर संस्कारों ने हाथ जकड़ लिए थे मेरे। तुम चाहते थे कि मैं गर्भपात करवा लो। अपनी बात मनवाने के लिए जुल्मों का हथकंडा भी अपनाया, पर मैं अपने अंश को जन्म देने के लिए दृढ़ संकल्प थी। प्रसव कक्ष में मैं मौत से संघर्ष कर रही थी और तुम श्रुति के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। एक बार भी देखने नहीं आए कि मैं किस स्थिति में हूँ। तुम तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। इस मुश्किल घड़ी में रीना साथ न देती तो मर ही जाती मैं। आंखों में आंसू लिए मैं अपराधी की भांति सिर झुकाए उसकी बात चुपचाप सुनता रहा। मुझे परेशान करने के तुमने नए नए तरीके खोज लिए थे। तुम मेरी तुलना में अक्सर श्रुति से करते थे। तुम्हारी निगाह में मेरा चेहरा, लिपस्टिक लगाने का तरीका, हेयर स्टाइल, पहनावा और फिगर, सब कुछ उसके आगे बेहुदा था। मेरी हर बात में नुक्स निकालना तुम्हारी आदत में शामिल हो गया था। मूर्ख, पागल, बेअकल, तुम्हारे मुंह से निकले ऐसे ही जाने कितने शब्द तीर बनकर मेरे दिल के पार हो जाते थे। मैं झटपटा कर रह जाती थी, भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी तुम्हारे शब्द अलंकारों की अग्नि में। इतनी ही बुरी लगती हो तो शादी क्यों की थी मुझसे? मेरे इस प्रश्न पर तुम तिलमिला कर रह जाते थे। उबता गई थी मैं उस जीवन से। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया हो। मेरी रग रग में विषैले बिच्छुओं के डंक चुभने लगे थे। जहर घुल गया था मेरे लहू में। सांस घुटने लगी थी मेरी। उस दम घोटू माहौल में वे अपनी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। उपेक्षा के जो दंश मैंने झेले हैं, उसकी छाया उस पर हरगिज नहीं पड़ने दोगी। बेहतर है तुम खुद ही चले जाओ, वरना तुम जैसे बेगैरत इंसान को धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। एक बात और समझ लो, मेरी और उंगली तानकर वह शेरनी की तरह गुर्राई। भविष्य में भूलकर भी इधर का रुख किया तो बाकी बची जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। मेरी ओर देखे बिना उसने अंदर जाकर इस तरह दरवाजा बंद किया जैसे मेरे मुंह पर
तमाचा मारा। मैं किंग कर्तव्य मूड सा खड़ा रहा। इंसान के गुनाह साए की तरह उसका पीछा करते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वह परिणाम भुगते बगैर उनसे मुक्त नहीं हो सकता। कल मैंने जिसका मूल नहीं समझा, आज मैं उसके लिए मूल्यहीन था। ये दुनिया कुएं की तरह है, जैसी आवाज दोगे वैसी ही प्रतिध्वनि सुनाई देगी। जो जैसे बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। तन्हाई की स्याह सुरंगों की कल्पना कर मेरी आंखों में मूर्तनी छाने लगी। आवारा बादल सा मैं खुद को घसीटता अनजानी राह पर चल दिया। टूटते भटकते जैसे भी हो, अब सारा जीवन मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक